चलो है ना, कल हम लोग क्या डेप्थ पर रुक गए थे? डेप्थ नहीं, रोटेशन गए, रोटेशन वाले में रुक गए थे, राइट? तो उसे कंटिन्यू करते आगे। तो क्या इक्वेशन बना था हम लोग का? जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस बताओ 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पर भी जी था? यस। क्या ऐसा कुछ आया था हम लोग का इक्वेशन, है ना? इसका आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। देखो अगर इसमें कॉमन क्या निकाल सकता हूं मैं? जी स्क्वायर। एम को हम काट दिए थे ना? नहीं काटे थे क्या एम? वापस लिख के दिखाओ पूरा कि एम काट दिया था हम लोगों ने। अरे याद एक भूल गए, है ना? तो इसमें एक और चीज हम लोग जी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अरे हाँ या ना? जी स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते इसमें, दोनों जगह जी है ना, तो मैं जी स्क्वायर ले रहा हूँ कॉमन। तो क्या बनेगा मेरे पास? जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, है ना? और कल हमने एक चीज डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था? कि ओमेगा स्क्वायर आर ई इज अ वेरी बिग क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी। क्या इट इज वेरी वेरी लेस, है ना? तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते थे। यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की पावर 1/2। ये पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। जब भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है एंड इफ x इज लेस देन 1 देन कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज 1 प्लस nx। क्या सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है? ओमेगा स्क्वायर आर इज वेरी बिग और वेरी स्मॉल, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो क्या हम इस 2 को यहाँ पर ले सकते हैं? यस और नो? तो क्या इक्वेशन बनेगा मेरा? इसको नेक्स्ट पेज में अगर लिखे हम लोग तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस क्या था अपने पास? 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाफ से, है ना? वो पावर नीचे आ गई। क्या ये 2 और ये 2 मर गया? तो क्या बचा मेरे पास? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचा? जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन बन गया किसका? हम लोग का जी इफेक्टिव का। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो जो हम लोग पढ़ना है आगे, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आज पढ़ेंगे हम लोग और सवाल भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हेडिंग डाल दो। अच्छा मैं डालू क्या पहले? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहली बात, थोड़ी सी चर्चा, हल्की चर्चा हम लोग करेंगे इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या समझ आता है हम लोग को? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अरे कुछ तो होगा मतलब, है ना? हम लोग को भले हिंदी में आता हो, जो भी जैसे भी समझ में आता हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या है बताओ? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर मैं एक एनर्जी लूं या कुछ भी लूं, जब एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एनर्जी व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टेन एरिया दैट थिंग इज नोन एज व्हाट? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम लोग एक तरीके से लिखते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। अरे यस और नो, है ना? तो इंटेंसिटी का सिंपल मतलब यही हुआ कि भाई मैं, जैसे कि मेरे पास अगर 100 का नोट है, 100 का नोट है मेरे पास, अगर नहीं है तो 100 का नोट अगर मैं 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इंटेंसिटी क्या बनी? 20-20 सबके पास कितने आए? 100 का 5 में डिवीजन हो गया, कितना बच गया? 20-20 रुपए आया। अच्छा वही 100 का मैंने डिवीजन 100 लोगों में किया तो 1-1 रुपया आया, है ना? तो इंटेंसिटी किस केस में ज्यादा हो गई? 5 के केस में, है ना? तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एरिया अगर क्या हो गया? छोटा, एरिया कम, तो इंटेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा। बस सिंपल हम लोग को समझना, इंटेंसिटी कोई नई चीज नहीं है। इंटेंसिटी इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन सर्टेन एरिया।
राइट। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड एक एनर्जी है कि नहीं? ग्रेविटी इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड एक एनर्जी है। क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अभी हमेशा याद रखना है, बात को समझ लो, फील कर लो, कुछ भी कर लो, कि जो एनर्जी है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा, एनर्जी ट्रेवल्स इन विच वे। जैसे लाइट कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करती है? अच्छा, मैंने अगर बल्ब लगाया मान लो, ठीक है, ये ट्यूबलाइट लगा है, तो ट्यूबलाइट का लाइट क्या सिर्फ नीचे गिर रहा है? क्या ट्यूबलाइट का लाइट साइड में भी जा रहा है? क्या ट्यूबलाइट का लाइट मेरे पे भी आ रहा है? क्या ट्यूबलाइट का लाइट हर जगह जा रहा है ना? तो हम लोग जब भी, अच्छा हीटर है हम लोग के पास, है ना, तो हीटर की जो एनर्जी है, क्या वो सिर्फ आगे जा रही है क्या? या फिर जिसने पैसा खर्च किया उसको ही लग रही है? जैसे मैं खरीद के लाया तो हीटर की गर्मी सिर्फ मुझे लगेगी, बाकी किसको नहीं लगेगी? ऐसा कोई सिस्टम है क्या? नहीं। तो जब भी याद रखना कि एनर्जी है ना, एनर्जी हमेशा ट्रेवल करेगी इन ऑल डायरेक्शंस। एनर्जी विल ऑलवेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, एंड ऑल डायरेक्शन कवर करने के लिए कौन सा शेप बनता है? स्फीयर। कौन सा शेप बनेगा? स्फीयर। ना एनर्जी 2D में ट्रेवल कर रही है, एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल डायमेंशन, दैट मींस व्हाट? 3D। मतलब कौन सा शेप बनेगा यहाँ पर? स्फीयर। तो जब भी मैं, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अर्थ के सामने ही ग्रेविटी लगेगी कि अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटी लगेगी? ऊपर भी लगेगी, नीचे भी लगेगी, हर डायरेक्शन में अर्थ की ग्रेविटी लगेगी। जैसे अगर मैं अर्थ बना दूं, तो किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, क्या हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड फील होगा? यस और नो? बिकॉज इट इज, द फील्ड इज इन ऑल डायरेक्शंस। यस और नो? एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट? स्फेरिकल। मतलब ये जो है पूरा एरिया कैसा कवर किया हुआ है? स्फेरिकल। वैसी लाइट हो गई और वैसी हीट हो गई। तो कोई भी एनर्जी उठा लो, एनर्जी हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी? इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। एंड दिस ऑल डायरेक्शन कौन सा शेप बनाएगा? स्फीयर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो, जैसे एक ऐसे समझ लो, मैं किसी इलाके में चला गया, ठीक है, उस इलाके में एक आदमी का दबदबा है, मान लो डॉन है वहां का, तो उस एरिया में क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं डॉग्स पता है सबको है ना, नीचे भी बहुत सारे क्यूट क्यूट डॉग्स। तो क्या कुत्तों का इलाका होता है? उन इलाके में अगर तुम लोग चले जाओ गलती से, खेल हो जाएगा, है ना, हम लोग को वो काट लेंगे, या जो उनकी मर्जी आएगी वो कर लेंगे। तो लेकिन उस इलाके के बाहर वो निकल पाएगा? या उस इलाके के बाहर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना। तो वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड एक सर्टेन एरिया है जिसके अंदर हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे यस और नो? तो हम लोग एक्सपीरियंस क्या करें? फोर्स। हम लोग एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं? फोर्स, या फिर एनर्जी को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर तुम उस एरिया में चले गए तो तुम पे क्या लगने वाला है? फोर्स। किस पे लग रहा है फोर्स? तुम लोग पे, यानी मास के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्स पर यूनिट मास। ध्यान से देखो तो फोर्स पर यूनिट मास ही किसके बराबर है? एक्सेलरेशन, जी के बराबर। यस और नो? यस नो? तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड का फील आ गया? और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ रॉकेट साइंस, एकदम सिंपल सी बात है कि भैया एक एरिया है, वहां अगर तुम चले गए तो तुम पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F बाय एम, मतलब F फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा? m मास पे लगेगा। यही मेरी क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यस और नो? है ना, यहां तक बात समझ में आ गई? अब उसका डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, लिखो 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 लिखो। देखो, एन इनविजिबल फील्ड an invisible field around a body an invisible field around a body due to, अच्छा ये फील्ड किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है, लेकिन ग्रेविटेशन का कॉज क्या है? क्यों आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या, जैसे चार्ज है तो चार्ज के वजह से क्या हम लोग फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि नहीं? वैसे यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? मास, है ना, ड्यू टू इट्स मास। लिखो, ड्यू टू इट्स मास। अगर मास नहीं होता तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होती? इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका मास नहीं है?
चींटी, चींटी का भी मास है ना, हर किसी का मास है ना, बिकॉज विदाउट मास एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी फिर उसका मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे हम लोग? E इज इक्वल्स टू F बाय M। E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F बाय M 4। अच्छा, ये जो मास है इसकी प्रॉपर्टी लिखना है, दिस मास इज टेंडिंग टू व्हाट? जीरो। दिस मास इज टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो और जीरो होने में बहुत सारा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या हुआ? ये मास लगभग लगभग जीरो है, पर जीरो नहीं है ना। और इसका ये लेने का कारण क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे? Why it is tending to zero? Why we are मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मास है it is tending to zero, या मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? What is the reason behind it? जैसे अर्थ और तुम, क्या तुम भी अर्थ पे फोर्स लगा रही हो कि नहीं लगा रहे हो? यस, हम लोग लगा रहे, लेकिन क्या हम लोग का लगाया हुआ फोर्स अर्थ के लगाए फोर्स के कंपैरिजन में एकदम फालतू है? फालतू मतलब क्या हम लोग उसको कंसिडर नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग अर्थ के लिए क्या हो गए? वी आर अर्थ के लिए टेस्ट मास। हम लोग अर्थ के लिए क्या हो गए? मतलब मेरी फील्ड के वजह से, मेरी भी तो कोई फील्ड है, तो मेरी फील्ड अर्थ की फील्ड को हैम्पर नहीं कर सकती, बहुत वीक है मेरी फील्ड, तो अर्थ की फील्ड को हैम्पर करेगी क्या? नहीं करेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? टेस्ट मास। तो टेस्ट मास लेने का कारण ही ये है कि टेस्ट मास की वजह से जो मेन मास है उसकी फील्ड में कोई हैम्पर, अरे होगा कि नहीं होगा? क्या F बाय M ही G के बराबर है? फोर्स बाय यूनिट मास ही किसके बराबर हो जाएगा? G के। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? E इज इक्वल्स टू G। E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? G। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका ये लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो, और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? अरे फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बता? पहले फोर्स लिखें। फोर्स का फॉर्मूला कितना है? G अपॉन R स्क्वायर। यस और नो? यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक अर्थ है और मैं हूं, तो मेरा मास है छोटू m और अर्थ का मास है बड़ा M, और ये R क्या हो गया? रेडियस हुआ ना, रेडियस। किसका रेडियस? सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस है ना। बहुत बढ़िया। तो E कितना आएगा? E इज इक्वल्स टू F बाय M, मतलब क्या हो जाएगा? G अपॉन R स्क्वायर अपॉन छोटू m। छोटू m, क्या छोटू m और छोटू m कैंसिल, तो क्या बचा? Gm बाय R स्क्वायर। लिख लो, ये फालतू चीज है एकदम, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिफरेंट मासेस। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर डिफरेंट मासेस या डिफरेंट बॉडीज लिख लो। फॉर डिफरेंट बॉडीज, बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर डिफरेंट बॉडीज। देखो क्या होता है ना, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करके फिर समझते और करते हैं सॉल्व। होता है क्या, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है किस पे डिपेंड करे? सबसे पहली बात मास पे। सिंपल बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मास। इफ आई एम चेंजिंग मास तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी चेंज होगा। यस सर नो? तो क्या हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट बना सकते? अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, स्केलर की वेक्टर? स्केलर होगी कि वेक्टर होगी? सोच, वेक्टर होगी ना। सिंपल, ये कैसी होगी? फोर्स पर यूनिट मास है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मुझे यहाँ तक समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन तुम ये सोचो कि जैसे अलग अलग अरेंजमेंट्स हो जाए, क्या हम लोग ने नेट फोर्स निकालना सीखा था, है ना? तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया था कि वो पहले बॉडी पकड़ी जिसपे फोर्स निकालना है, फिर चेक किया कितनी बॉडीज है,
फिर डायरेक्शन लिखा और फिर एंगल निकाल के हम लोग ने नेट फोर्स निकाली, राइट। वैसे ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग को नेट अलग अलग बॉडीज रखूंगा तो क्या नेट फील्ड चेंज हो जाएगी? अरे यस और नो? दो बॉडीज रख दी मैंने तो दोनों की वजह से कितना नेट फील्ड आया, क्या वो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हमको वो भी पता होना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर मैं अलग अलग बॉडीज का अलग अलग ओरिएंटेशन कर दूं तो क्या अलग अलग फील्ड आएगी मेरे पास? यस और नो? जैसे कि हम लोग करंट में सीरीज पैरेलल पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मेरे पास रेजिस्टर था तो मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी सीरीज और पैरेलल बनाने की? व्हाट वाज द रीजन कि मैंने सीरीज जोड़ा फिर पैरेलल जोड़ा? सारे से तो काम चल रहा था ना, कि सीरीज पैरेलल का रीजन क्यों आया? हाँ बोलो बोलो, जो मन में आता है बोलो, कुछ तो बोलो, शांत मत रहो, शांत मत रहो। बताओ सीरीज पैरेलल का रीजन क्या पड़ गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मेकिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस? सिंपली काम हो रहा था, पता था मुझे V इज टू आई आर है, एक रेजिस्टेंस है, करंट है, बैटरी लगा दो, बल्ब जला लो, हो गया। फिर सीरीज पैरेलल क्यों करा तुम लोगों ने? वाई? क्या हर जगह सेम चीज चलने वाली है क्या? क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है? यस और नो? तो जब अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है तो क्या हर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए सेम चीज तो नहीं हो सकती है ना, तो उसके लिए नई नई चीजें करनी पड़ती है। तो इसलिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हुआ क्या, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए अलग कॉम्बिनेशन बना दिया, जहां कम चाहिए तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या सिंपली मेरे को पता है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी फील्ड है, हो गया काम, पर उससे काम होने वाला है क्या? नहीं। क्या सोलर सिस्टम में एक ही प्लेनेट है क्या, या बहुत सारे प्लेनेट है? क्या सबकी फील्ड है? तो कहीं ना कहीं हर चीज का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग को देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर डिफरेंट बॉडीज या डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कि अलग अलग बॉडी को अलग अलग तरीके से मैं अगर रखूंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। अरे यस और नो? यस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास यानी क्या हुआ? अच्छा, अभी मैंने उस दिन भी एक पॉइंट बताया था, उस दिन मतलब जब भी बताया, पॉइंट मास मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है ना। और हम लोग जो भी मास कंसीडर करें हम लोग क्या मानते हैं कि सारा मास कहां पर कंसंट्रेटेड है? एट द सेंटर। अरे यस और नो? है ना, ये हम लोग ने माना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ऐसा होता है। तो अगर 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 मैं कहूं कि मेरे पास एक मास m है, अगर मेरे पास एक मास m है और एक पॉइंट P है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? टेस्ट मास। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? टेस्ट मास। और टेस्ट मास को हमको लेने की जरूरत नहीं, मतलब लेने की जरूरत मतलब हम उसको नहीं लेते, क्योंकि हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी निकालनी है वो इंपॉर्टेंट करो। किसकी निकालनी है या किसके वजह से निकालनी है? m। किस पे लग रही है? छोटू m। अरे यस और नो? ये सोर्स हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया? कंज्यूमर। मतलब इस पे फील्ड लग रही है और फील्ड इसकी वजह से आ रही है ना। अरे यस और नो? तो हम लोग को निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। मतलब ये मैंने भी इसको क्या माना है? एक पॉइंट मास। मैंने मान लिया कि इसका मास एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका मास कितना है? बड़ा है। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? r। तो क्या हम लोग इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं? कोई खास बात है क्या इसमें? क्या आएगी इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड? बताना जरा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? gm/r²। तो क्या मुझे एक चीज समझ में आई कि E = gm/ छोटू r का स्क्वायर। अरे यस और नो? है ना। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो बड़ा कर दूं मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको स्फीयर बना दिया। एक दो स्फीयर होते हैं, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर को हम लोग शेल भी बोलते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा ना कि उसका खुद का भी एक रेडियस होगा। जैसे मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अब उसका क्या ही रेडियस निकालू मैं? पॉइंट मास इसे तो बोलते हैं। पॉइंट मास का क्या रेडियस होगा? कुछ होगा क्या उसका रेडियस? तो वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड निकली, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, इस पॉइंट मास को बड़ा कर दिया, अब इतना बड़ा स्फीयर हो गया। तो क्या स्फीयर का मास भी कॉन्सेंट्रेटेड कहां पर है? सेंटर में। स्फीयर का मास भी कॉन्सेंट्रेटेड कहां पर है? फील्ड वहां मतलब वहां उस केस में भी फील्ड कहां से आ रही है? सेंटर से। लेकिन उसका साइज भी तो बढ़ गया ना। क्या उसके अंदर भी कोई डिस्टेंस हो गया? अब यहाँ पे बता, अब यहाँ पे क्या चाहता है कि उसके अंदर फील्ड कितनी है? एक थोड़ा आगे जाके टॉपिक आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर का, लेकिन पहले खत्म करो। तो क्या यहाँ से g और m कांस्टेंट है? अरे g और m क्या है? इसको लिया क्या हम लोगों ने? क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को आलस आ रहा था। फिर क्यों नहीं लिया? अरे क्यों नहीं लिया? अभी तो देखा ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से क्या समझ में आया कि E = प्रोपोर्शनल टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अरे यस और नो? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू क्या हो गया? पॉइंट मास। अब तुमको इसके लिए भी थ्योरी लिख के चाहिए क्या कि देयर इज अ पॉइंट मास P, नहीं क्या है वो, इसका नाम दे दो कुछ। हाँ, देयर इज अ ऑब्जेक्ट A हैविंग मास m एंड टेस्ट मास इज केप्ट एट अ डिस्टेंस। लिखना है क्या ये सब? नहीं ना।
तो लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, और डायग्राम बनाओ और लिखो, उससे हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कितना आएगा, सादा फॉर्म कैसा है, E इज इक्वल्स टू GM/r², ये सादा फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डायरेक्शन क्या आएगा, प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि कहाँ है, पीछे की तरफ। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू -GM r/r²। अच्छा, इसको और सुंदर बनाना है तो r³ कर देंगे, मॉड लेके क्या कर देंगे, r³। तो क्या आएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू -GM r/r³। हो गया। कैसे कैसे आया r³, देखो ये। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। अरे है कि नहीं, तो मॉड और मॉड मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा, स्क्वायर इंटू r, r² इंटू r कितना होगा, r³ है ना। समझ गए तुम, होशियार हो, वेरी गुड। अरे आया सबको समझ में, ये क्या था, वेक्टर फॉर्म। लिख लो वेक्टर फॉर्म भी अपने इसमें फटाफट, आया समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब अगला सवाल लिखो, 2 point masses of mass 10 kg, 2 point masses of mass 10 kg and 1000 kg, 2 point masses of 10 kg and 10 kg and 1000 kg are kept 1 meter apart। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर, है ना। इससे ज्यादा सुंदर सवाल कोई नहीं है, बताओ। जहां 1 0 आ गया, दुनिया का सबसे सुंदर चीज है ना, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है हम लोग का। 1 मीटर ये है 10, ये है 100, अरे है कि नहीं है ना। ठीक है, 10 100 1 मीटर, दोनों को एक दूर रखा। उसके बाद लिखो, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, at which point on the line joining them the net gravitational field is 0, the net gravitational field is 0 0 0 0। अच्छा, कितनी बार ऐसे सवाल आते हैं ना जिसमें ये जो डिस्टेंस है, नेट फील्ड कहीं बाहर भी 0 आ सकती, बीच में नहीं आके कहीं और, या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी। सवाल देखे तुम लोगों ने, पर वो किस केस में होता है, इट हैपेंस इन द केस ऑफ चार्जेस, क्योंकि चार्जेस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हर तरह से माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा सवाल कैसे सवाल करने वाले हम लोग। चलो करो, 10 100 1, बता कौन सा पॉइंट है, इसको मान लेंगे x, तो ये हो गया 1 - x। अरे हाँ ना, तो बोल, और इसको सॉल्व कर फटाफट, मेरे को करते तुम लोग खुद से करना पड़ेगा। 1/11 करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/11। चलो कोई बात नहीं, आगे फिर सबको समझ में। अब लिखो अगला हेडिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, इसी से सवाल आएंगे बहुत ज्यादा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलोस्फीयर, पहले हॉलोस्फीयर पढ़ेंगे। लिख लो, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हॉलोस्फीयर। चलो पढ़ते हैं हॉलोस्फीयर के बारे में। ध्यान सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, पोटेंशियल में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, तो अभी इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, हॉलोस्फीयर का एक और नाम क्या है, शेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेल, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, क्या ये अंदर से एम्प्टी है, अंदर से कैसा है, एम्प्टी। तो मान लो इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, कहीं पर भी पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, चलो ये हो गया पॉइंट P। ये डिस्टेंस कितना हो गया, R। ये डिस्टेंस कितना हुआ, R। तो इसके ना हम लोग 3 कंडीशंस बनाते हैं। क्या कंडीशन, कि ग्रेविटेशनल फील्ड, फर्स्ट केस जब पार्टिकल कहाँ हो, आउटसाइड, जब पार्टिकल कहाँ होगा, आउटसाइड द स्फीयर, एक होगा। सेकेंड कंडीशन होगी एट सरफेस, सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी,
एट सरफेस, और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, इनसाइड द स्फीयर। तो मेरे को ये तीन कंडीशंस पढ़नी है। सबसे पहले फॉर आउटसाइड, मतलब जब जो पार्टिकल है आउटसाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, सबसे पहली चीज आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा कि व्हेन पार्टिकल इज आउटसाइड द स्फीयर, क्या आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर। और याद रखना ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझने के लिए, कि जब भी सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक स्फीयर, क्या ये स्फीयर सिमेट्रिक है कि नहीं है, जब भी स्फीयर कैसा है, सिमेट्रिक, तब ऐसा मानो कि उसका सारा मास जो है कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर। सो ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, ठीक है, उसका सारा मास सेंटर से कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर से उसकी दूरी कितनी होगी पार्टिकल पी की, आर प्लस आएगा कि सिर्फ आर आएगा, छोटा आर, क्यू आर प्लस। मैंने क्या माना, पार्टिकल कहाँ है, बाहर, क्या आर जो है मतलब ग्रेटर देन आर हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्या हम लोग ने ये माना है कि ये जो स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर, इट इज अ पॉइंट मास, सारा मास कहाँ है, कंसंट्रेटेड टुवर्ड द सेंटर। ये पॉइंट, जब हम लोग बात करेंगे कि पार्टिकल अंदर चला गया तब चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी मैं क्या, पार्टिकल कैसा है मेरा, बाहर है, ये भी मेरा मास m है, ये भी मेरा मास कैसा है, m है, पॉइंट मास m है, उससे दूरी कितनी है, r, तो उसके लिए फील्ड कितनी हो जाएगी, gm अपॉन r स्क्वायर, खत्म। उसके लिए फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, gm, e आउटसाइड कितना आ जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। देखो सबसे पहला अजम्पशन जो हम लोग ने लिया है कि स्फीयर जो है सिमेट्रिक है, ठीक है, एंड व्हेनेवर स्फीयर इज सिमेट्रिक, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, अजम्पशन है फिजिक्स के अंदर कि अजम्पशन ये है कि हम लोग उसको मानते हैं पॉइंट मास। अब जब मैंने उसको पॉइंट मास माना है तो उसका सारा मास क्या हो गया मेरे लिए, एक छोटा सा गोला हो गया ऐसे। अब यहाँ से सारी फील्ड, ये सोर्स हो गई, यहाँ से सारी फील्ड निकल रही, और आर जो है, आर डिस्टेंस जो है वो कहीं आउटसाइड में है, जैसे कैमरा हो गया, आर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से इस पॉइंट से यानी इस मास से वहां तक के लिए फील्ड कैलकुलेट करनी, जो हम लोग ने नॉर्मल फर्स्ट केस में किया था, ड्यू टू पॉइंट मास, इसलिए पहले पढ़ाते, तो ड्यू टू पॉइंट मास फील्ड कितनी आई, gm अपॉन आर स्क्वायर। ये अजम्पशन है, कंसिडर किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, यस और नो। तो सबसे पहले आउटसाइड वाला केस लिख लो, ये सारे पॉइंट्स लिख लो। देख ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब क्या, अंदर से खोखला, खाली, मेरी तरह शेल है, शेल है ना, अंदर कुछ नहीं है, तो हॉलो स्फीयर है। अब ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मतलब ऑल साइड्स सेम है ना, उसको अगर बीच में से काटेंगे तो दोनों चीज सिमिलर तरीके से दिखेगी। तो उसका पहला अजम्पशन क्या बेटा, कि ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट सेंटर, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कि कैसा बन गया, पॉइंट मास। तो जब भी कोई पार्टिकल यहाँ बाहर होगा, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट मास है, क्योंकि ये कैसा है, पॉइंट मास माना हुआ है। तो फर्स्ट केस में, आउटसाइड केस में हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं क्या, नहीं, मैंने पॉइंट मास मान लिया ना इसको, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, सीधा सीधा r, तो कितना आया, E इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। फिर सरफेस पे कितना होगा, अब बता सरफेस पे कितना होगा, इसको ना तुम एक तरह से अर्थ समझो एक बार के लिए, ठीक है, इसको एक बार अर्थ समझो, पर अर्थ खोखली नहीं है, बस इतना फर्क है। ऐसा बड़ा सा स्फीयर पकड़ो, तो जब ये बड़ा सा स्फीयर है, ये पार्टिकल बहुत दूर है, ठीक है, जैसे तुम है ना, तुम जुपिटर में चले गए मान लो, तो वहां से तुम्हारे लिए अर्थ कैसा हुआ, पॉइंट मास, पॉइंट मास हुआ। क्यों बोल रहे हो पॉइंट मास हुआ, क्योंकि बहुत दूर है, भले वो एक्चुअली पॉइंट मास है क्या, तो तब तुम्हारी जो दूरी है और वो जो पॉइंट मास की दूरी, क्या तुम उसका रेडियस मानोगे, तब अर्थ का रेडियस गिनोगे, कि तुम अपना डिस्टेंस में थक जाओगे गिनने में, कि भाई मेरा डिस्टेंस ही इतना है तो मैं उसका रेडियस क्या गिनूं। अरे समझा कि नहीं समझा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बड़ी, इसलिए तो यहाँ मेंशन किया है, आर इज ग्रेटर देन आर, छोटू आर जो है काफी बड़ा है आर से, इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ, पॉइंट मास। अरे नहीं समझा, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, पॉइंट मास। अब ये जब पॉइंट मास हो गया छोटू सा, तो पॉइंट मास होने की वजह से क्या हो, मैंने इसको एक बार के लिए कंसिडर
नहीं किया, और तो फिर मेरा पार्टिकल का और स्फीयर का डिस्टेंस कितना हुआ, r, और फॉर्मूला क्या बना, gm/r²। अब जो है, अब सरफेस पे क्या होगा, सरफेस में मतलब तू कहाँ गया, तुम लोग कहाँ आ गए, अर्थ पे, तुम लोग कहाँ आ गए, तो क्या अब भी तुम पे फील्ड लग रही है, अब भी तुम पे, लेकिन अब डिस्टेंस कितना हुआ, 0 की r, बड़ा R की छोटू r, बड़ा R। अब डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा R। तो नेक्स्ट चीज क्या होगा हमारा, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, एट सरफेस। तो एट सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस एक स्फीयर बना लिया, ये कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, और मैं अभी यहाँ पर कहा हूं, मेरा पार्टिकल कहाँ है, एट द सरफेस। अब जब मेरा पार्टिकल सरफेस पे है तो मेरा डिस्टेंस सेंटर से कितना है, r, तो मेरा e कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल्स टू r, r इज इक्वल्स टू r हुआ ना, जो r था मेरा अब एग्जैक्टली r के बराबर हो गया, तो अब मेरा e कितना हो जाएगा, e इज इक्वल्स टू gm/r², e इज इक्वल्स टू g1 नहीं, gm/r²। ये सरफेस के लिए हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, कंसेप्चुअल भी बात है, थोड़ा समझ लो इस चीज को, और तुम लोग इसका ट्राई करो आंसर देने का, बाकी मैं तो बताऊंगा। अब अंदर क्या होगा, जैसे मैं स्फीयर के अंदर चला गया, तो अब ये हो गया लिखकर सरफेस का। अब देख, अब वापस हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि समझ में आए। अब क्या हुआ ना, मैं जो है ये सेंटर हो गया, अब मैं यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस वापस कितना हो गया, r। तो नाउ इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, तो शेल के अंदर क्या हुआ, अब क्या मेरा r इज लेस देन r, मेरा r इज, ये मेरा क्या हो गया, रेडियस, ये r जो है अब लेस देन r हो गया। अब क्या होगा बता, फील्ड जीरो नॉन जीरो कैसी होगी, सोच। अच्छा, सेंटर पे फील्ड कितनी होगी, मास क्या, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है, फिर एक तरह से ये भी तो बोला ना मैंने ये पॉइंट बोला, अब फिर तो मैं अपनी बात कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं, सोच, कुछ तो है इसमें, लॉजिक है एक, बता क्या होगा। एक्चुअली स्फीयर सॉलिड है कि हॉलो है, हॉलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। अब मेरा पार्टिकल कहाँ आ गया, मतलब मान लिया भी सेंटर में है मेरा पार्टिकल, तो एक हॉलो स्फीयर के बीचों बीच मैंने पार्टिकल को रख दिया। अब मैंने पूछा कि बता इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, जीरो की नॉन जीरो। अच्छा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली, लग किसकी वजह से रही है, स्फीयर। अच्छा, अब मैं जहां मैं से माना है कि जहां सारा मास है मैं वहीं पहुंच गया, है ना, पर वहां जाके देखा वहां तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो अजम्पशन है, ये क्या है, अजम्पशन, वहां तो कुछ है ही नहीं, खाली झूठ बोला मेरे को, बेवकूफ बनाया। अब मैं तुमको नहीं बनाया। अब देख, तो क्या इसके अगल बगल में मासेस है, ये स्फीयर जो है पूरा शेल, क्या इसके अगल बगल तो मास ही है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन लगाएगा, कि ये सारे पूरा मिलके। अरे यस और नो, हम लोग एक सवाल भी करेंगे बाद में जिसमें बोलेंगे कि एक स्फेरिकल रिंग है और बताओ यहाँ पर सेंटर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, फोर्स कितनी है, कुछ भी हम लोग करेंगे बाद में। तो सोच यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे तू सेंटर में आया तो तेरे पे अभी तुम लोग पे फील्ड कौन लगा रहे हैं, क्या ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, क्या सारा मास। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएम का मतलब तुमको अच्छे से पता होगा, डायरेक्ट मैसेज। अरे डीएम तुम लोग करते हो ना एक दूसरे को, हम लोग अच्छा तो जो भी है, डीएम मतलब छोटा सा मास हो गया। तो क्या देख ध्यान से, तो इस पे एक फील्ड फोर्स यहाँ लगी, फील्ड एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी। ध्यान से देखो तो क्या सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, सारी फील्ड क्या कर देगी एक दूसरे को, दो हिस्सा देख लो, ऊपर का एक हिस्सा और नीचे का हिस्सा, दोनों के डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट आ रहे, तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो कैंसिल करने की वजह से क्या हुआ, नेट फील्ड जीरो। इसीलिए सेंटर पे क्या होता है, नेट फील्ड जीरो। नहीं समझा, अरे पक्का है ना, इसलिए सेंटर पे क्या हो जाएगा मेरा, नेट फील्ड जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सेंटर की बात हो गई, ये बात किसके लिए हो गई, सेंटर। लेकिन मेरा पार्टिकल सेंटर में है क्या, क्या मेरा पार्टिकल सेंटर से कुछ r दूरी पे है, तब क्या होगा, तब भी तो कुछ होगा, तब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाऊंगा मैं। अब सोच, अब इसको अगर वापस डायग्राम बना ले हम छोटा सा, तो अब क्या हो रहा है,
कि ये यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पे, यहाँ कहाँ बनाए हम लोग, यहाँ है ना, तो मान लो यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या यूनिफॉर्मली मतलब एग्जैक्टली बीच में, मतलब यूनिफॉर्म है, ऊपर नीचे दोनों जगह मास क्या है, सेम। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ लाइन बना दो एक, तो लेकिन क्या है, ऊपर नीचे एग्जैक्ट मास सेम है क्या, अलग अलग मास है, अरे है कि नहीं। तो अब जीरो आनी चाहिए कि नॉन जीरो आनी चाहिए, पर नॉन जीरो आती नहीं है, वो जीरो ही आती है। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा तुमने बोला जीरो क्यों आएगी यहाँ पे, सोच, तुम लोग ने बोला जीरो आनी चाहिए, पर तू जीरो क्यों आई, क्या लॉजिक लगाया तुम लोग ने जीरो के लिए कि ऊपर। अच्छा इस पे वापस, इसको एनालाइज कर थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सुंदर बनाते, रुक थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं इसको यहाँ मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया पॉइंट पी। अच्छा अब सोच, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है वापिस, ऊपर आजू बाजू की मास, तो अगल बगल के मास फोर्स लगाएंगे, तो एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, ऐसे ऐसे लगेगा, वैसे नीचे भी लगेगा। लेकिन नीचे वाले फोर्स कैंसिल होंगे क्या, क्योंकि क्या फोर्स में अंतर आ गया, मैग्नीट्यूड में अंतर आया कि नहीं आया, लेकिन फिर भी जीरो क्यों है, कोई तो कारण है क्या। सब वापिस वहां पे भी मास कितना है, डीएम है, यहाँ पे भी मास डीएम, सब जगह मास डीएम ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो होता क्या है इसमें, देखो इसमें बैलेंसिंग हो रहा है, क्या बैलेंसिंग, इस केस मास सेम है, ऊपर भी मास सेम, नीचे भी मास नहीं, मतलब ऊपर डीएम है, नीचे भी डीएम है, लेकिन ऊपर कम मास है, नीचे थोड़ा मास ज्यादा है, मतलब यहाँ पे एरिया ज्यादा कवर हो रहा है ना, तो यहाँ पे डीएम ज्यादा हो जाएगा, डीएम 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 ऐसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा डीएम डीएम कम हो जाएगा। तो पर लेकिन सोच, यहाँ पर यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, क्या इनवर्स रिलेशन है, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो ये क्या बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है और इस केस में डिस्टेंस कम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसके वजह से तब भी इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, जीरो, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग। भले ही यहाँ मास ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा हुआ ना, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। और इस केस में क्या होगा, ऊपर वाले केस में भले ही मास कम है, लेकिन डिस्टेंस भी तो कम है। अब डिस्टेंस कम है तो फिर वापस ग्रेविटेशनल फील्ड वापस बढ़ जाएगी। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को। दैट मीन्स स्टिल इस पे अभी भी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो। अरे यस और नो, तो समझ में आ गया, फील आ गई अच्छी से। तो इनसाइड में शेल के हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या रहेगा, इनसाइड में जीरो। इसके बाद एक फॉर्मेट लिख के दे दूंगा, वो लिख लेना। इसका ग्राफ बनाओ पहले, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो कैसे ग्राफ बनाओ, ऐसे स्टार्ट करो, अंदर से बाहर का, जैसे इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड सरफेस देन आउटसाइड, ऐसे ग्राफ बना। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, मैं लिखता हूं तब तक तुम लोग ग्राफ बनाओ। आउटसाइड के लिए आर, ये शेल के लिए सब, बराबर, ई जीरो है ना। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपने को कहां से शुरुआत करनी है, इनसाइड, सरफेस और किसका ग्राफ बनाना है हम लोग को, सबका बनना चाहिए, सब बना लोगे खुद से, मेरी जरूरत नहीं है तुम लोग को। ये हो गया ई और ये क्या हो गया आर। कहां से शुरुआत किया, इनसाइड, इनसाइड में फील्ड कितनी है, कब तक जीरो है, आर तक, सरफेस तक कितनी है, सरफेस तक जीरो है ना, मतलब इनसाइड में सरफेस तक जीरो, सरफेस पे जीरो है क्या, सरफेस पे कितनी है, जीएम अपॉन, ध्यान से देख तो जी और एम और आर सब कांस्टेंट है, तो सरफेस पे फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। उसके बाद देख जीएम अपॉन आर स्क्वायर, क्या इनवर्स रिलेशन आया, तो इसलिए बार बार लिख रहा था 1/r स्क्वायर। इनवर्स रिलेशन मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व बनेगा, सीधा की उल्टा,
है ना, उल्टे इनवर्स रिलेशन है ना, तो घटेगा। अरे यस और नो, तो ग्राफ कैसे बना मेरा, यहां से यहां तक तो 0, क्या ये डिस्टेंस r हो गया, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है gm अपॉन r के सरफेस पे आ गई। उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब कैसे आएगा, ऐसे ये आ गया स्क्वायर। ये तुमको समझाने के लिए, ये लाइन मत बनाना ठीक है, तुमको समझाने के लिए थी। यहां से यहां तक के लिए कितनी है 0, बन गया ग्राफ। तो क्या शेल समझ में आ गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, सॉलिड स्फीयर। चलो तो अब सॉलिड स्फीयर देखेंगे हम लोग। चलो सॉलिड स्फीयर देखेंगे अभी हम लोग। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर, अच्छा सॉलिड और शेल में फर्क क्या है, शेल इज एम्प्टी बट सॉलिड इज, तो इसको पूरा पूरा अर्थ मान लो, इसको पूरा पूरा क्या मान लो, अर्थ। ये डिस्टेंस वापस कितना हुआ r, ये डिस्टेंस कितना हो गया r। अब वापस इसमें 3 केस, क्या 3 केसेस, फर्स्ट क्या आएगा आउटसाइड, है ना, आउटसाइड के लिए मतलब क्या हुआ r इज ग्रेटर देन r। फिर सेकेंड केस क्या हो जाएगा बेटा, इनसाइड में सरफेस, सरफेस में मतलब क्या हुआ r इज इक्वल्स टू r। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, अरे कहाँ ले जाएंगे उसको, बाहर ले गए सरफेस पे ले गए, उसके बाद बचा ही क्या, अंदर ही ले जाएंगे, तो क्या आएगा इनसाइड। हाँ तो r क्या हो जाएगा इसके लिए, लेस देन कैपिटल R, है ना। ये 3 केस इसमें पढ़ेंगे। अब सोच पहले 2 केस सेम के अलग, क्या ये भी सिमेट्रिकल स्फीयर है, तो इसके लिए भी हम वही सब अजम्पशन लेंगे जो शेल के लिए लिया था। तो पहला केस क्या, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए कितना आ जाएगा, सोच ये आउटसाइड कितना आ जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर, कोई दिक्कत, अरे पक्का है ना। उसके बाद सरफेस के लिए कितना आ जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर, सरफेस के लिए कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं, सेम अजम्पशन है, सेम लॉजिक, सबके लिए सेम, बस यहाँ पे खेल किसमें चेंज हो जाएगा, अब इनसाइड में, किसमें खेल चेंज हो जाएगा, इनसाइड। तो इनसाइड का देखेंगे भैया क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देख एक तो कैसा स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया r, पॉइंट पकड़ लो यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना हुआ छोटू r, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया p। अब इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है हम लोग को, फील्ड कितनी आएगी कैसे आएगी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्फीयर का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी हर जगह सेम, यूनिफॉर्म स्फीयर का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी हर जगह सेम, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि डेंसिटी हर जगह सेम। तो ध्यान से देखो, तो क्या ये अपने आप में एक छोटा सा स्फीयर बन गया, क्या मैं इसको काट के बाहर ले जाऊं, तो मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा स्फीयर बना दिया, उसका रेडियस कितना हो गया छोटू r, और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा p, क्या कोसेंट्रिक हो गया, सेंटर दोनों का क्या है सेम, तो ये हो गया सेंटर। अरे यस और नो, लेकिन ये जो छोटा सा स्फीयर है क्या ये बड़े स्फीयर का हिस्सा है, ये बड़े स्फीयर का क्या है हिस्सा, तो हम उसको भी बनाएंगे अलग से। ये जो स्फीयर है ना छोटा सा, ये किसका हिस्सा है, बड़े स्फीयर का, है ना, तो बड़ा स्फीयर भी हम लोग बना लेंगे, बना लिया। अरे यस और नो, अब सोच क्या ये पॉइंट P इस छोटे स्फीयर के सरफेस पे है ना, ये पॉइंट P इस छोटे स्फीयर के क्या है सरफेस पे, और इस बड़े स्फीयर के इनसाइड में, क्या ये बड़ा स्फीयर अभी हॉलो हुआ कि सॉलिड हुआ, कैसे, मैंने तो उसका हिस्सा निकाल लिया ना, तो क्या बना, मैं भाई बड़ा स्फीयर था उसमें से टुकड़ा निकाल दिया, केक बीच में से खा गया मैं, तो जो केक के अंदर की खाली लेयर है वो तो शेल हो गया ना, वो कैसा बन गया शेल। तो ये जो मेरा पॉइंट P है, ये उस छोटे वाले बॉल के लिए
सरफेस पे, और इस बड़े वाले स्फीयर के लिए इनसाइड द शेल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी नेट कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, उसके कहां पे आएगा? सरफेस, सरफेस, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ा स्फीयर, और उसके लिए वो कहां आ गया? उसके लिए इनसाइड आ गया ना। वो लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर लिखेंगे, अभी समझने के लिए लिखा रहा हूं, फिर मैं लिखाऊंगा अच्छे से। समझ में आया? अब सोच, शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। शेल के, अभी देखा हम लोग ने, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, किसी भी पॉइंट पे रहो 0 रहेगी, ठीक है। अब इसको देखो, इस वाले, इसको एनालाइज करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या ये जो बीच वाला गोला है उसका मास m है या कुछ और है? अच्छा, ये बड़े स्फीयर का मास कितना हो गया? m। उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया तो उसका मास m या कुछ और? कुछ और। तो मास कितना हो जाएगा? उसको हम लोग बोल देंगे मान लो m डैश। क्या हम लोग m डैश निकाल सकते हैं? कैसे? क्या एक बात बोली थी मैंने कि ये स्फीयर कैसा है? यूनिफॉर्म, तो डेंसिटी हर जगह सेम। तो क्या हमें, मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू बड़ा, पहले बड़े स्फीयर के लिए निकालते हैं, तो मास कितना आएगा? मास और वॉल्यूम कितना आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़े वाले इसके लिए, ये किसके लिए हुआ? बड़े स्फीयर के लिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? छोटे, ये बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर। छोटू स्फीयर के लिए क्या आएगा? छोटू स्फीयर, छोटू स्फीयर के लिए मास कितना हो जाएगा? m डैश, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई छोटू आर का क्यूब। उसका रेडियस तो छोटू आर है ना, तो 4/3 पाई छोटू आर का क्यूब। अरे यस और नो? अब देख, सोच, क्या दोनों डेंसिटी सेम? दोनों डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम। अरे होगी कि नहीं होगी? अच्छा, वो होगी तो होगी, उसको छोड़। मुझे पता है कि सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? Gm/r²। सरफेस पे कितनी हो जाएगी? Gm/r²। अब इधर देख, इसके सरफेस पे नहीं, क्योंकि ये वाली तो 0 हो गई, ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा क्या हो गया? सीधा सीधा 0, क्योंकि वो शेल है उसके इनसाइड की आ गई। अब सोच, इस पे सरफेस पे कितनी हो जाएगी? Gm/r²। बड़ा आर की छोटा आर? छोटा आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? छोटा आर है ना। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू G, अच्छा m आएगा कि m डैश आएगा? m डैश अपॉन r²। G m डैश अपॉन, क्या मैं यहाँ से m डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ? m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे, कितना आएगा? G m डैश कितना आएगा? रो इंटू 4/3, 3/4 कैसे रे? 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? अपॉन क्या आएगा? अपॉन r²। क्या ये r क्यूब स्क्वायर और एक मर गया, तो क्या बचा मेरे पास? G रो 4/3 पाई r, है ना। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना। ये किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या रो की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग? रो की वैल्यू कितनी है? रो कितना है? मास बाय वॉल्यूम। रो कितना हुआ? अरे है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा? मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पुट कर दो तो कितना आएगा? E इज इक्वल्स टू G। रो की वैल्यू कितनी होगी? मास बाय वॉल्यूम मतलब कितना आएगा? M अपॉन 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब। इंटू क्या आएगा? पाई, और इंटू कितना आ गया? आर। क्या पाई और पाई कैंसिल हो गया? और भी कुछ मिस किया क्या हम लोगों ने लिखना? और यहाँ कितना आ जाएगा? 4/3। क्या 4/3 भी कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास आखिर में? बताओ। E इज इक्वल्स टू G M छोटू आर अपॉन आर क्यूब। क्या कल अपन यही फॉर्मूला देखा था? तो यहाँ फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू GMR अपॉन आर क्यूब। ये 0 है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। क्या मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर था, है ना। तो सॉलिड स्फीयर में से मैंने क्या किया? मैंने बोला कि भाई अंदर उसके एक पॉइंट आर है, वहां पे बता कितना ग्रेविटेशन फील्ड होगा।
तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा छोटा सा सर्कल बन गया, छोटा सा स्फीयर, तो उसको मैंने निकाल लिया बाहर। अब जैसे उसको बाहर निकाल लिया तो क्या अंदर शेल बन गया, उतनी जगह खाली हो गई ना, शेल बन गया। तो अभी मेरा जो पॉइंट पी है वो कहाँ लोकेटेड है, उस शेल के अंदर और इस स्फीयर के सरफेस पे। और क्योंकि यूनिफॉर्म स्फीयर है तो इसकी डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम। इसकी डेंसिटी हर जगह क्या हो जाएगी, सेम। अब जब डेंसिटी सेम हो गई तो वहां से मैंने एक रिलेशन निकाल लिया। अब इस छोटे स्फीयर का मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने उस रिलेशन, डेंसिटी के रिलेशन से मैंने इस छोटे स्फीयर का क्या निकाल लिया, मास, जो कि m डैश था। अरे था कि नहीं था। तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये इस छोटे स्फीयर की वजह से और बड़े स्फीयर की वजह से। अब बड़े स्फीयर की वजह से क्योंकि वो शेल बन गया, तो बड़े स्फीयर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। मतलब बड़े फील्ड की वजह से, स्फीयर की वजह से कितनी हो गई, तो बचा कौन सा मेरे पास, छोटा स्फीयर। उसके सरफेस पे कितनी आएगी, जी m डैश अपॉन r स्क्वायर। क्या m डैश वैल्यू हम लोग ने निकाली, और उसके बाद मेरे को क्या मिला कि E इज इक्वल टू क्या आया, GMR अपॉन r क्यूब, GMR अपॉन r क्यूब। ध्यान से देखो तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, GM और r क्यूब क्या हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे, अच्छा क्या हम लोग ने कल ग्रेविटी में भी देखा था कि सेंटर से सरफेस तक जाने में G बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, फिर सरफेस तक मैक्सिमम, तो उसके बाद घटेगा। क्या सेम चीज हो रही है, क्योंकि E का मतलब ही तो G है, E का मतलब ही क्या है, G। क्या फील आई तुम लोग को, है ना। तो GMR अपॉन r क्यूब। तो अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे, क्या समझ में आ गया सबको, है ना। बस स्फीयर बना लो दोनों भी, फिर मैं अच्छे से लिखा के देता हूँ। स्फीयर बना लिया था ना, छोटू स्फीयर सब अलग अलग बनाया था ना, तो लिखो नेट इलेक्ट्रिक ही क्यों लिखता हूँ यार मैं, इसलिए नहीं डॉक्टर बन पाया। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट P इज देखो, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P कैसे आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू व्हाट, सॉलिड स्फीयर, या फिर ऐसे लिखेंगे हम, ड्यू टू आउटर शेल, ड्यू टू आउटर शेल। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आउटर शेल। आउटर शेल मतलब क्या हुआ, जो बाहर का बड़ा वाला स्फीयर है उसका तो शेल हुआ ना, और इसमें पार्टिकल कहां पर है, इनसाइड। पॉइंट P कहां पर है, इनसाइड द शेल। प्लस 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 कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इनर स्फीयर, राइट, ड्यू टू इनर स्फीयर, और उसका कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। अब मुझे पता है शेल के लिए इनसाइड में कितनी होती है, 0, तो इसको 0 लिख देना। तो क्या बचा, EP नेट इज इक्वल्स टू 0 प्लस E ड्यू टू इनर स्फीयर सरफेस। चलो यहां तक लिखिए, अब नेक्स्ट लिखो। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, कि E ड्यू टू इनर स्फीयर कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनर स्फीयर बना लेंगे, है ना। इनर स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, R, इसका ये हो गया पॉइंट P, और इसका मास कितना हो गया, m डैश। इसका मास कितना हुआ, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, m डैश। तो वी नो, ऐसे लिख लेना, वी नो, क्या वी नो, क्या पता है हम लोग को, कि स्फीयर इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्फीयर, देयरफॉर डेंसिटी इज सेम, या फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो बड़े स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। लिख लिया यहां तक। अब देख, तो रो डैश कितना हो जाएगा, रो डैश इसके लिए कितना हो जाएगा, मास, यानी इसका मास कितना हो गया, m डैश अपॉन इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई छोटू r का क्यूब। अरे हुआ नहीं हुआ,
तो फिर मुझे क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर स्फीयर कितना आएगा, इसे लिख देंगे आई एस ड्यू टू इनर स्फीयर कितना आएगा, जी एम डैश अपॉन आर क्यूब, जी एम डैश अपॉन स्क्वायर की क्यूब स्क्वायर, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब एम डैश की वैल्यू पुट कर दो इसमें, एम डैश पुट कर सकते हैं हम लोग, तो कितना आएगा बता, ई इनर स्पीयर इज, अरे इसको सॉल्व करने के अनंत तरीके, इजी तरीके से भी कर लो, ऐसे भी करो, पर हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए प्रूफ, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। फॉर्मूला आखिर में काम क्या आएगा तुम लोग को, E इज इक्वल्स टू जी एम आर अपॉन आर क्यूब, आखिर में काम यही आएगा। और ये पता होना चाहिए प्रोसेस कैसी आई है, ताकि तुम एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओ। तो कितना आएगा यहाँ पर, रो मत, G इंटू कितना आएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, E इज इक्वल्स टू जी रो इंटू 4/3 पाई आर, बचा नहीं बचा, यहां तक तो लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में कर देंगे। चलो यहां तक लिखिए ना, अब आगे का देखो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बना, E इज इक्वल्स टू जी रो इंटू 4/3 पाई आर, ऐसे कुछ बना, बस रो की वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल्स टू जी इंटू रो की आ जाएगा, रो की जगह क्या आ जाएगा, M अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर, क्या 4/3 पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू क्या बचा, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, जी एम आर अपॉन, तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये सारी चीजें तीनों भी मिला के क्या बन गया, कांस्टेंट, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ग्राफ बनाओ इसका, ग्राफ का पैटर्न वही होना चाहिए, इनसाइड सरफेस आउटसाइड। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, आउटसाइड इनसाइड के लिए इक्वेशन क्या है, अभी यही तो लिखा है इतना बड़ा बड़ा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इनसाइड सरफेस पे क्या कांस्टेंट है, सरफेस पे कितनी है कांस्टेंट, इनसाइड नहीं, इनसाइड आउटसाइड इनवर्स रिलेशन है 1/r², तो तीनों रिलेशन से ग्राफ बनाओ ना, सिंपल, क्या ग्राफ बनेगा, तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, क्या इस पॉइंट पे कांस्टेंट ये आर हो गया, और यहां से यहां डिक्रीज घटेगा बढ़ेगा, सीधा की कर्व, हो गया। सवाल लिखो, टू सॉलिड स्फीयर ना, टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 10 है, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मासेस, अभी करके दिखाओ ये, फिर मैं छोड़ दूंगा, एंड मासेस 800 kg एंड 600 kg आर एट डिस्टेंस 0.25 मीटर अपार्ट, आर एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, तो वही कैलकुलेट करना, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस 0.20 मीटर, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, 0.20 मीटर फ्रॉम 800 kg मास, 800 किलो से वो 0.20 मीटर दूर है, एंड 0.15 मीटर फ्रॉम 600 kg मास। ये डिस्टेंस कितना है, ये 800 मान लो, और ये 600,
पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी बोला है क्या, सेंटर में है, इधर है, उधर कुछ बोला है हम लोग को नहीं, तो अपने को पता नहीं, तो कहीं पे भी है पॉइंट पी, ठीक है। अब यहाँ पे खिलाएगा मैथ। देखो ऐसे सवाल में ना जब रैंडमनेस आ जाती है तो यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो इतना रैंडम भी तुमको पूछेगा क्या, पहले ही सोचो, इतना रैंडम पूछने वाला नहीं है, उसमें कैलकुलेशन बहुत टाइम लगता है। तो क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, हम लोग वो ऐसे नंबर्स देगा तुमको जैसे तुमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अरे हाँ इसका एंगल इतना इतना हो सकता है, अंदाज लग जाएगा। जैसे कि ये कितना है, इसको 25 मान लो, जो भी है। ये डिस्टेंस कितना है 0.20, ये डिस्टेंस कितना है 0. सोच इस पे, इस पॉइंट पे इसके वजह से फील्ड इधर और इसके वजह से फील्ड, तो नेट फील्ड कहीं बीच में, अरे यस और नो, तो नेट फील्ड निकालने के लिए ये तो तुम निकाल लोगे, इसका फील्ड निकालोगे, लेकिन नेट फील्ड निकालने के लिए एंगल चाहिए। अच्छा एंगल कैसे निकालेगा, सोच। अब इसमें इसलिए अब तुम क्या चेक करने नंबर्स। अब मेरे को पता नहीं है ट्रायंगल कैसे है, तो मैं हाइपोटेनियस एडजेसेंट ले सकता हूँ क्या, वो तो मैं कब लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन ये राइट एंगल है कि नहीं है ये हमको पता अभी तक, तो उसको ऐसे देख, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा बात हमको पता होती है कि थीटा के या 90 के सामने वाला साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनियस। 90 के सामने, अब देख ये कितना है 0.25, ये कितना है, इसको 20, इसको 25 मान, इसको 20 मान, इसको 15 मान। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर तो कितना आया 625। 625 किसका स्क्वायर है, मतलब क्या हाइपोटेनियस है। ये साइड कैसे बन गई, तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, तो ये एंगल कौन सा हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90। अब तुम सॉल्व कर लोगे, अब तुम सॉल्व कर लोगे ना, करो।